सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज तो आप सब लोग बहुत खुश हो गए ना, क्योंकि और नॉर्सेट का एग्ज़ाम डिले हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। तो आप लोग सोचोगे कि हम लोग को प्रिपरेशन करने का थोड़ा और टाइम मिल गया है ना। तो फिर मैं यही कहूँगी अपने एक्सपीरियंस से कि पढ़ाई और प्रिपरेशन इसलिए मत करो क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, राइट। प्रिपरेशन इसलिए करो क्योंकि आपको अपने नॉलेज लेवल को इंक्रीज़ करना है, राइट। अगर नॉलेज लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए पढ़ाई करोगे तो एग्ज़ाम अपने आप क्रैक हो जाएगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, डू योर बेस्ट, ओके। तो हम ऑन्कोलॉजी के सॉन्डर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम 5-12 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं 4-5, तो उनको सॉल्व करने के बाद फिर हम ऑन्कोलॉजी की मेडिकेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हम क्वेश्चन तो एक सॉल्व करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करने से 3-4 कम से कम 3-4 वन लाइन के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ लंग कैंसर। क्या है? लंग कैंसर एंड बोन मेटास्टेसिस, राइट। तो व्हाट साइन एंड सिम्टम्स वुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज इंडिकेशंस ऑफ अ पॉसिबल ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई मीन्स कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्स है, वो एक क्लाइंट का केयर कर रही है जिसको कि लंग कैंसर है और बोन मेटास्टेसिस है, ठीक है। तो इसने डिजीज कंडीशन दे दी है, ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है? साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स वुड द नर्स रिकॉग्नाइज एज इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। साइन एंड सिम्टम्स किसके पूछ रहे हैं? जो ये इंडिकेट करे कि उसको ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है। तो ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी का साइन एंड सिम्टम्स पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई में से कौन से ऑप्शंस हमारे राइट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फेशियल एडिमा इन द मॉर्निंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है वेट लॉस ऑफ 20 lb 9 kg इन 1 month। थर्ड ऑप्शन है सीरम कैल्शियम लेवल ऑफ 12 mg पर dl। फोर्थ ऑप्शन है सीरम सोडियम लेवल ऑफ 136 mg पर dl। फिफ्थ ऑप्शन है नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। सिक्स्थ ऑप्शन है सीरम पोटाशियम लेवल 3.4 मिलीकुलेंट पर लीटर, राइट। तो आप लोग देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। इसमें से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब तक आप सोच लीजिए इनमें से क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी क्या होती है, ठीक है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी क्या होती है? जिनको कैंसर है, ऑन्कोलॉजिकल मतलब कैंसर, ठीक है, इमरजेंसी मतलब कि इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी मीन्स कि कैंसर में, ठीक है, वो क्लिनिकल इंडिकेशंस, ठीक है, वो क्लिनिकल इंडिकेशंस और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो कि अराइज होती है कैंसर पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कैंसर में, उन क्लिनिकल इंडिकेशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी, ठीक है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी क्या बताया मैंने कि ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज वो होती हैं, वो क्लिनिकल इंडिकेशंस या फिर वो क्लिनिकल इंडिकेशंस और क्लिनिकल इंडिकेशन के साथ साथ क्या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस किन पेशेंट में? उन पेशेंट में जो कि जिनको कि कैंसर है, ठीक है, और उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी। तो इस ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी के अंदर 6 कंडीशंस आती हैं, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस और DIC क्या होता है? DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले सेप्सिस देखते हैं क्या होता है। सेप्सिस क्या होता है कि जो पेशेंट जो है जिनको कैंसर होता है वो ज़्यादा प्रोन होता है, रिस्क फैक्टर होता है उनको इस चीज़ का इन्फेक्शन होने का, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होने का वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, जो कि कैंसर, जिनको कि कैंसर होता है, ठीक है, सेप्सिस है।
ठीक है। अगर ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको किस में रखा, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में, क्योंकि उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। सेकेंड थिंग DIC, DIC क्या है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन में क्या होता है कि कैंसर केस में, कैंसर जिनको कैंसर होता है उस केस में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जो क्लोट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कैंसर के केस में एबनॉर्मली जनरेशन होने लग जाता है किसका, क्लोटिंग फैक्टर का। कौन से होते हैं, मेनली फिब्रिन एंड थ्रोम्बिन, ठीक है। तो उनका ओवर जनरेशन होने शुरू हो जाता है, ठीक है, ओवर जनरेट होने शुरू हो जाते हैं क्या, प्रोटीन, ठीक है, जो कि क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है, जो कि क्या है, क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। अगर इनका ओवर जनरेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वास्कुलर सिस्टम है उसमें क्लोट फॉर्मेशन होने लगेगा, क्लोट फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है, इन वेसल्स में। और वेसल्स में अगर क्लोट फॉर्मेशन होने लगेगा तो ये किसकी कंडीशन क्रिएट कर देगा, आर्थरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लग जाएगा अगर वेसल्स में, तो ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया तो इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसलिए हमने इसको किस में रखा, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में, राइट। तो सेकंड कंडीशन क्या है, अब हमारी सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेप्सिस और DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन है हमारी हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। अब हाइपरकैल्सीमिया क्यों, ये जो हाइपरकैल्सीमिया है, हाइपरकैल्सीमिया हमें मेनली किसके साथ देखने को मिलता है, बोन मेटास्टासिस के साथ, ठीक है। अब बोन मेटास्टासिस क्या होता है, बोन मेटास्टेसिस क्या होता है, जब कैंसर होता है, ठीक है, कोई भी कैंसर होता है जब, तो वो कैंसर क्या होता है, उस ऑर्गन से, अपनी ओरिजिनल साइट से, ठीक है, कैंसर जो है अपनी ओरिजिनल साइट से स्प्रेड होकर, मेटास्टाइज होकर कहाँ चला जाता है, बोन में, ठीक है, बोन में, और बोन को क्या करना शुरू कर देता है, ब्रेक करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रोकन बोन्स, ठीक है। जब कैंसर जो है अपनी ओरिजिनल साइट से स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और स्प्रेड होकर कहाँ चला जाता है, बोन के पास, ठीक है, और बोन में मेटास्टाइज होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रोकन बोन्स, ठीक है। अब जब बोन ब्रेक होगी, जब बोन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, बोन का जब ब्रेकडाउन होगा तो बोन से क्या रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है। अब ये कैल्शियम कहाँ जाएगा, बोन से निकल के कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में जब बोन कैल्शियम जाएगा तो किसका लेवल इंक्रीज होगा, किसका, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, और अल्टीमेटली कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया अगर होगा तो किसके चांसेस हैं, रीनल फेलियर होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको किस में रखा, ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में, ठीक है। सेकंड कंडीशन थी हमारी हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में। थर्ड कंडीशन है हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कब होता है, जब डायरेक्टली जो कैंसर है डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जब कैंसर डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में क्रिएट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम से हमारी वो कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स, डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली कैंसर होता है किस पे, इन स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, डायरेक्टली कैंसर हो जाता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, और इसकी वजह से क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम हमारी क्या होगी, कोलैप्स हो जाएंगी,
ठीक है, कोलैप्स या कंप्रेस हो जाएंगी। ठीक है, अगर वर्टिब्रल कॉलम कंप्रेस हो जाएंगी तो किस में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, न्यूरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमारे न्यूरॉन्स जो है इंफॉर्मेशन सेंसेशन प्रोवाइड करने, सेंसेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें किससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, अब तो उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी तो क्या मिलेगी, सेंसेशन लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेंसेशन लॉस हो जाएगा और हाथों में कैसे सेंसेशन होगा, नमनेस। ठीक है, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा। ठीक है, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन हमें फील होगा। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। ठीक है, फिर फोर्थ कंडीशन है हमारी ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी के अंदर। फोर्थ कंडीशन क्या है हमारी, फोर्थ कंडीशन ट्यूमर लाइसिस। ट्यूमर लाइसिस, ठीक है, ट्यूमर यानी कैंसरस सेल और लाइसिस मतलब टूटना। ठीक है, अब जब बाहर रेडिएशन थेरेपी चलती है तो क्या होता है, ये जो ट्यूमर सेल्स है टूटना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, इनका ब्रेकडाउन होगा और ट्यूमर सेल्स टूट करके क्या रिलीज करेगी, यूरिक एसिड एंड पोटाशियम। ठीक है, एंड पोटाशियम। ठीक है, तो अगर जब इतनी सारी ट्यूमर सेल्स होती हैं वो टूटेगी तो यूरिक एसिड रिलीज होगा, पोटाशियम रिलीज होगा। अगर यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या क्रिएट, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, हाइपरयूरेसीमिया। और जब हाइपरयूरेसीमिया हो जाता है तो हमें कैसी अटैक्सिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो और पोटाशियम अगर इंक्रीज होगा तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपरकैल्सीमिया। ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, अगर कैल्शियम का ब्लड में किसका लेवल इंक्रीज होगा, पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा, अगर पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा तो ये डिसरिथमिया का कंडीशन क्रिएट कर सकता है और डिसरिथमिया कंडीशन क्रिएट करेगा, ये भी क्या है, एक ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में आता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो ये थी हमारी फोर्थ कंडीशन, ट्यूमर लाइसिस। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन है हमारी सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम। ठीक है, इसमें सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा सुपीरियर वीना कावा है, ठीक है, जो हमारा सुपीरियर वीना कावा है, इसमें क्या क्रिएट हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। सुपीरियर वीना कावा क्या करता है, ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेता है, हमारे हेड से, नेक से और अपर ट्रंक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ सप्लाई करता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, अब सुपीरियर वीना कावा में हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, तो सारा ब्लड कहाँ पे रहेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो किसमें, सुपीरियर वीना कावा में ओवरफ्लो हो जाएगा ब्लड का, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो चुका है, राइट एट्रियम में वो सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से हमें क्या इसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स का डायलेशन होगा और वेसल्स का डायलेशन होने की वजह से कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, एडिमा। ठीक है, एडिमा की कंडीशन क्रिएट होगी। सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम के जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें कब देखने को मिलते हैं, मॉर्निंग में। ठीक है, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम के जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें अर्ली मॉर्निंग में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एडिमा भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, फेशियल एडिमा देखने को मिलेगा। और फेशियल एडिमा में भी जो पर्टिकुलर कौन से रीजन पर सबसे पहले देखने को मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल रीजन पर। ठीक है, ये जो हमारी इसको हम बोलते हैं पेरी ऑर्बिटल रीजन, आइस के पास। ठीक है, तो हमें मॉर्निंग अर्ली साइन एंड सिम्टम्स हमें सुपीरियर वीना कावा के मॉर्निंग में देखने को मिलेंगे और उसमें भी एडिमा हमें अर्ली साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, और वो भी कौन सा पेरी ऑर्बिटल एडिमा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे कंडीशन सीवियर होती जाएगी, हमें लंग्स में पेरीफेरल फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एडिमा जो है हमारे अपर ट्रंक में फेशियल एडिमा होना शुरू हो जाएगा, तो ये एडिमा स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी फिफ्थ कंडीशन, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी लास्ट कंडीशन है हमारी SIADH। अब SIADH क्या है,
SIADH है हमारा सुपीरियर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन हम सबको पता है क्या होता है, ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है रीनल ट्यूब्यूल से, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है रीनल ट्यूब्यूल से जब वाटर की कमी होने लग जाती है बॉडी में, ठीक है। तो क्या होता है, जो हमारी ट्यूमर सेल्स हैं वो क्या रिलीज करती हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, ठीक है, रिलीज करती हैं एक सब्सटेंस जिसको वो जो सब्सटेंस है वो एक्ट करता है, एक्ट लाइक ADH के जैसे एक्ट करता है, ठीक है, ADH की एंटी डायरेटिक हार्मोन की नकल करता है, ठीक है। मतलब जो काम ADH का है वो काम ये सब्सटेंस करेगा, जो कि कौन रिलीज करता है हमारी ट्यूमर सेल्स, ठीक है, इतना समझ आया। तो अब जितना ज़्यादा ट्यूमर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा ट्यूमर होगा उतना ज़्यादा ट्यूमर सेल्स इस सब्सटेंस को रिलीज करेगी, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा ये सब्सटेंस होगा और जितना ज़्यादा ये सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, ADH होगा, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होगा। और जितना ज़्यादा एंटी डायरेटिक हार्मोन होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में, ठीक है, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में। और जब वाटर का लेवल इंक्रीज होगा बॉडी में तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, वाटर इंटॉक्सिकेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, वाटर का लेवल तो बॉडी में बढ़ जाएगा और सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया हमें देखने को मिलेगा। जो सोडियम का लेवल है 110 तक चला जाता है, ठीक है, 110 mg/dl तक चला जाता है सोडियम का लेवल, ठीक है। तो आई होप आपको ये ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज की कंडीशन समझ आई है, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज की 6 कंडीशन, ठीक है। और बोन मेटास्टेसिस में एक टर्म आई है, इसका क्या मतलब है, बोन मेटास्टेसिस जब कोई भी ओरिजिनल साइट से कैंसर जो है बोन तक चला जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बोन मेटास्टेसिस, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फेशियल एडिमा इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही बात है, फेशियल एडिमा हमें देखने को मिलेगा ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में। और उस फेशियल एडिमा उसमें भी कौन सी कंडीशन में हमने देखने को मिलेगा, कौन सी वाली कंडीशन में, किस में पढ़ा था हमने, सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम में हमने देखा था। सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम में क्या हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था सुपीरियर वीना कावा में, और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड नहीं जा पा रहा था और सारा ब्लड वेसल्स में ब्लड फील हो रहा था, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो रहा था, और वेसल डायलेशन होने की वजह से क्या हो रहा था, हमें एडिमा देखने को मिल रहा था। और वो एडिमा वो भी हमें अर्ली साइन एंड सिम्टम कब देखने को मिलते हैं, मॉर्निंग में, और उसमें भी फेशियल एडिमा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, राइट। वेट लॉस ऑफ 20 lb 9 kg इन 1 month, क्या ये करेक्ट ऑप्शन है। हमने ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में वेट लॉस की बात करी है, नहीं करी, बल्कि वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा, ठीक। क्यों होगा जी, क्योंकि हमने क्या देखा SIDH में, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो कि एक सब्सटेंस है ट्यूमर सेल्स रिलीज कर रही हैं, और वो सब्सटेंस किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ADH की तरह। अब ये ADH का क्या काम होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना। अब ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा ट्यूमर सेल्स उतना ज़्यादा ये सब्सटेंस और उतना ही ज़्यादा ही ADH का लेवल। अब जितना ज़्यादा ADH का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब बॉडी में वाटर का लेवल इंक्रीज होगा तो वेट भी तो इंक्रीज होगा, वेट गेन होगा ना, वेट गेन होगा वेट, ठीक है। तो वेट गेन होगा, लॉस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सीरम कैल्शियम लेवल 12 mg/dl, ठीक है, क्या ऑप्शन करेक्ट है, सीरम कैल्शियम लेवल 12 mg/dl। जो नॉर्मल लेवल होता है कैल्शियम का कितना होता है, 9 to 10.5, ठीक है, mg/dl, ठीक है।
10.5 तक होता है, 10.5 से ज़्यादा हो रहा है यानी हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया। और हमने देखा था हाइपरकैल्सीमिया ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी है, और वो हाइपरकैल्सीमिया किस में देखने को मिलती है हमें? बोन मेटास्टेसिस में, ठीक है। बोन मेटास्टेसिस में हमें जब होता है तो क्या, ब्रोकन बोन देखने को मिलती है। बोन टूटेगी तो कैल्शियम रिलीज होगा, और ये कैल्शियम कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सीरम सोडियम लेवल ऑफ 136 mg/dl, ठीक है। नॉर्मल सोडियम कितना होता है? नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? ये होता है हमारा 135 to 145 mg/dl, ठीक है। 135 to 145 mg/dl नॉर्मल सोडियम लेवल होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 136। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी तो नहीं है ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत, ठीक है। नेक्स्ट है नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, बिल्कुल करेक्ट बात है। नमनेस देखने को मिलती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, कौन सी कंडीशन में देखा था हमने? कौन सी कंडीशन जब अराइज होगी ट्यूमर वाले पेशेंट में? जब स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होगा, ठीक है। हमने देखा था स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन होगा डायरेक्ट कब होता है? जब डायरेक्टली ट्यूमर जो है स्पाइनल कॉर्ड में अराइज हो जाता है, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है, और हमें क्या होता है? सेंसेशन लॉस हो जाती है, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लैडर सेंसेशन लॉस हो जाएगी, वेजाइनल सेंसेशन लॉस हो जाएगी। तो क्या होता है? उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? नमनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट सीरम पोटाशियम लेवल 3.4 मिलीकुलेंट पर लीटर, ठीक है। नॉर्मल पोटाशियम लेवल कितना होता है? ठीक है, ये होता है हमारा 3.5 to 5 मिलीकुलेंट पर लीटर, ठीक है। अब ये है 3.4, ठीक है, यानी 3.5 से 5 तो हमारा नॉर्मल होता है, ये 3.4 है, तो यानी क्या है? ये माइल्ड हाइपोकैलिमिया, माइल्ड हाइपोकैलिमिया। लेकिन हमने माइल्ड हाइपोकैलिमिया ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में नहीं पढ़ा, ठीक है। ये ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी का साइन एंड सिम्टम नहीं है, बल्कि क्या है? हाइपरकैलिमिया ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी की कंडीशन है, ना कि हाइपोकैलिमिया, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। ये क्वेश्चन एक था, लेकिन इस एक क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से हमारे कम से कम 4-5 वन लाइन के क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम कितना होता है? ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। नॉर्मल लेवल ऑफ पोटाशियम कितना होता है? ये वन लाइन के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। बोन मेटास्टेसिस क्या होता है? ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी दे देंगे। ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आती है? जिसमें से 3 कंडीशन आती होगी और एक वो कोई और कंडीशन दे देगा, तो यानी वो हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है। वो 3 आती हैं, एक नहीं आती, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 513। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, 514, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्लाइंट हु हैज़ बीन रिसीविंग रेडिएशन थेरेपी। क्या चल रही है? रेडिएशन थेरेपी चल रही है। किस चीज़ के लिए? ब्लैडर कैंसर के लिए। टेल्स द नर्स दैट द इट फील्स एज इफ शी इज voiding through the vagina. The nurse interprets that the client may be experiencing which condition. तो एक क्लाइंट है जिसको रेडिएशन थेरेपी चल रही है ब्लैडर कैंसर के लिए, और वो जो क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो नॉर्मल साइट होती है यूरिन पास करने की यूरेथ्रा होती है, तो यूरेथ्रा के बजाय उसको कहाँ से ले रहा है? कहाँ से यूरिन पास हो रहा है? वेजाइना से, ठीक है। तो जो नर्स है वो क्या इंटरप्रेट करेगी? जो क्लाइंट है उसको कौन सी कंडीशन एक्सपीरियंस हो रही है, ठीक है। तो मेनली इसने इतनी लंबी कहानी बताई है, तो मेनली ये क्या पूछ रहा है? उस कंडीशन का नाम पूछ रहा है जब अगर यूरिन अपनी नॉर्मल साइड की जगह, यूरेथ्रा की जगह किसी और साइड से पास होने लगे, यानी वेजाइना से, ठीक है। अगर यूरिन जो है यूरेथ्रा की बजाय वेजाइना से पास आउट हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं?
ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे रप्चर ऑफ ब्लैडर, तो विच कंडीशन एक्सपीरियंस कर रहा है क्लाइंट कि रप्चर ऑफ ब्लैडर का रप्चर हो चुका है, या फिर द डेवलपमेंट ऑफ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, एक्सट्रीम स्ट्रेस कॉज बाय द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, या फिर अल्टर्ड पेरिनियल सेंसेशन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हम एलिमिनेट करते हैं फोर्थ को। क्यों? क्योंकि अल्टर्ड पेरिनियल सेंसेशन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी। जो अल्टर्ड पेरिनियल सेंसेशन कैसे अल्टर्ड हो सकता है? क्यों? क्योंकि पेशेंट तो ऑलरेडी फील कर रहा है, उसको सेंसेशन है यूरिन पास आउट करने की, लेकिन कहाँ से है? वेजाइना से है, यानी सेंसेशन तो उसके अंदर है। ठीक है, पेरिनियल एरिया में वेजाइना भी आता है। ठीक है, यानी सेंसेशन अल्टर तो नहीं हुआ है, सेंसेशन तो उसको है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत। ठीक है, इसको एलिमिनेट करते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमिनेट करते हैं हम एक्सट्रीम स्ट्रेस कॉज्ड बाय द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ठीक है, स्ट्रेस से रिलेटेड थोड़ी ना आंसर कुछ पूछ रहा है, इसने कंडीशन पूछी है कि अगर यूरिन पास आउट हो रहा है वेजाइना से, ये कौन सी कंडीशन है। ठीक है, अगर किसी को स्ट्रेस होता है, नॉर्मली हमें स्ट्रेस होता है, तो हम तो यूरिन वेजाइना से थोड़ी ना पास आउट करेंगे, वो तो अपनी नॉर्मल जगह से ही पास आउट होगा ना। तो ये स्ट्रेस की वजह से थोड़ी ना ऐसा होगा, ये कंडीशन स्ट्रेस की वजह से थोड़ी ना अराइज होगी। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा ऑप्शन गलत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है रप्चर ऑफ ब्लैडर। ठीक है, अगर रप्चर ऑफ ब्लैडर हो चुका होता तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका होता। ठीक है, तो अब इन्फेक्शन की तो बात उसने करी नहीं है, बात उसने किसकी करी है कि वॉइडिंग पास आउट हो रहा है किसके थ्रू? वेजाइना के थ्रू। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, फिस्टुला क्या होता है? एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाती है किसके बीच? दो ऑर्गन्स के बीच। ठीक है, दो बॉडी ऑर्गन्स के बीच एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिस्टुला। तो वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला क्रिएट हो गया है। वेसिको मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच, यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच एक एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो कहाँ से वॉइड हो रहा है? वेजाइना के थ्रू वॉइड हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाए ब्लैडर और वेजाइना के बीच, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, वेसिको का मतलब ही ये होता है, वेसिको का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वेसिको का मतलब है यूरिनरी ब्लैडर, और वेजाइनल में यानी वेजाइना। तो एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो रही है किसके बीच? यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना के बीच। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 515। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग अ क्लाइंट टू परफॉर्म टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन। ठीक है, द नर्स शुड प्रोवाइड द क्लाइंट विथ विच इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर। ठीक है, तो एक क्लाइंट है, जो नर्स है वो इंस्ट्रक्ट करती है कि तुमको टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना है। तो जो नर्स है इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इस प्रोसीजर के लिए क्लाइंट को प्रोवाइड करेगी? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग? कौन सा प्रोसीजर? टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टू एग्जामिन द टेस्टिकल्स व्हाइल लेइंग डाउन। ठीक है, जब टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना है तुमको लेट के करना है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है दैट द बेस्ट टाइम फॉर द एग्जामिनेशन इज आफ्टर शावर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है द जेंटली फील द टेस्टिकल्स विद वन फिंगर टू फील फॉर अ ग्रोथ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है दैट टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन शुड डन एटलीस्ट एवरी 6 months। ठीक है, तो देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन हम सबको पता है क्या होता है। ठीक है, हम ये चेक करते हैं कि कोई कैंसर का रिस्क तो नहीं है। ठीक है, कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं हो रखा, तो इसके लिए हम टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कर रहे हैं, प्री एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो
चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे फोर्थ ऑप्शन को, ठीक है। क्यों? जो ये कहता है कि दैट टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन शुड डन एटलीस्ट एवरी 6 मंथ, कि हर 6 महीने में हमें टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना है। हमें हर 6 महीने में नहीं, हमें एवरी मंथ करना होता है। एवरी मंथ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है। हर 6 महीने में नहीं बल्कि हर महीने करना होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत, ठीक है। इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। सी ऑप्शन कहता है द जेंटली फील द टेस्टिकल्स विद वन फिंगर फील फॉर अ ग्रोथ। जो ग्रोथ को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेस्टिकल्स में ट्यूमर लंप को चेक करने के लिए हम किसका? 1 फिंगर का यूज करते हैं, ठीक है। हम 1 फिंगर का यूज नहीं करते बल्कि बोथ हैंड्स प्लस फिंगर दोनों का यूज करते हुए हम लंप को चेक करते हैं टेस्टिकल्स में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारा दैट द फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू एग्जामिन द टेस्टिकल्स व्हाइल लेइंग डाउन, ठीक है। ये कह रहा है कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं टेस्टिकल्स को तो व्हाइल लेइंग डाउन, तो जब हम लेटे हुए हों तब चेक करना है, जबकि ऐसा नहीं है, लेइंग डाउन में नहीं करना। जब टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करते हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, ना कि लेइंग डाउन, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? बी। क्या कहता है? दैट द बेस्ट टाइम जो होता है फॉर द एग्जामिनेशन का इज आफ्टर शावर, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन हर मंथ करना होता है, ठीक है। और जब भी टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करते हैं कब करते हैं? एक वार्म शावर लेने के बाद, वार्म बाथ लेने के बाद करते हैं, जब टेस्टिस जो है रिलैक्स होती हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं? टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करते हैं। और जब टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करते हैं तो दोनों हाथों का और फिंगर्स का यूज करते हुए हम लंप चेक करते हैं, ठीक है। और लेइंग डाउन पोजीशन में टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन नहीं करते, स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, दैट द बेस्ट टाइम जो होता है फॉर टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन का आफ्टर शावर, ठीक है। और आफ्टर शावर में भी आफ्टर वार्म बाथ, ठीक है। सो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आए हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 516 से, ठीक है। जल्दी से ये यूनिट खत्म करने के बाद हम ऑन्कोलॉजी की मेडिकेशंस के क्वेश्चन करेंगे, ओके। सो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।